अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं हुमा दुरानी और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए रब, शहदाए करबला के सदके हमें इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात और बेलियात से महफूज रख। आमीन। आगाज में आपको बताएंगे न्यूयॉर्क में पीआईए का मलकियती रोजवेल्ट होटल बंद कर दिया गया। पीआईए इंतजामिया का कहना है कि होटल के कयाम को 100 साल के करीब अरसा गुजर चुका। 40 साल में पहली बार इसे बंद किया गया है। पीआईए इंतजामिया का कहना है कि न्यूयॉर्क में पीआईए के मलकियती रोजवेल्ट होटल को 31 अक्टूबर से मुस्तकिल बंद करने का फैसला किया गया। रोजवेल्ट होटल के कयाम को 100 साल के करीब अरसा गुजर चुका। इंतजामिया का कहना है कि होटल बंद करने से ऑपरेशनल अखराजात में कमी आएगी। हालिया माली मुश्किलात के बायस ऑपरेशंस बंद करने का फैसला किया गया। जराये के मुताबिक हुकूमत होटल के मुस्तकबिल के फैसले के लिए कंसल्ट हायर करेगी, जिसकी राय से रोजवेल्ट के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। रोजवेल्ट की इमारत को तज़ीन और आराइश की भी जरूरत है। एसपीसीए की कंप्लीशन कमेटी के चेयरमैन अली मेहदी काज़मी को ओहदे से हटाकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डायरेक्टर नदीम अनवर को कमेटी का नया चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। एसबीसीए का सिस्टम चलाने वाले अली मेहदी काज़मी को ओहदे से फारिग कर दिया गया। डीजी एसबीसीए आशकार और ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अली मेहदी काज़मी कंप्लीशन कमेटी के चेयरमैन थे। अब डायरेक्टर नदीम अनवर को कंप्लीशन कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। अली मेहदी काज़मी गुज़श्ता कई रोज से डीजी के रडार पर थे। मुल्क में कोरोना के वार जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 661 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 8,335 हो गई। एक दिन में 8 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना के वार जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 661 नए केस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 8,335 हो गई। एक दिन में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 8,335 हो गई। एक दिन में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। मजीद जानेंगे सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। आज भी नेशनल कमांड कंट्रोल सेंटर की तादाद कोरोना की जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में 661 नए कोरोना की केस हैं और पिछले 24 घंटे में 8 नई अमवात की जो है मुल्क में अब रिपोर्ट हुई है। 6 अमवात जो ऐसी हैं और 2 जो अमवात हैं की बात जो है रिकॉर्ड की गई। अब तक एक्टिव केसेस के हवाले से अगर देखा जाए 8,335 केसेस जो है अब तक अमृतसर में फाल केसेस मौजूद हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 33,898 जो है वो कंडक्ट किए गए हैं। जिन टेस्टों में 11,136 दिन में हुए हैं और पंजाब से 11,214, केपी के से 4,244 और इस्लामाबाद से 4,443 मजमूई तौर पर किए गए हैं। बलूचिस्तान से देखा जाए तो 1,091 टेस्ट हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान से 497, आजाद जम्मू कश्मीर से 1,271 घंटों में टेस्ट किए गए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 3,02,708 मरीज ऐसे हैं जो कि मोदी वबा को शिकस्त देने में कामयाब हो चुके हैं। इसमें कोई मरीज ऐसा नहीं है जो कि आजाद जम्मू कश्मीर में वेंटिलेटर पर मौजूद है, जबकि मुल्क में 70 वेंटिलेटर पर मरीज कोरोना के मौजूद हैं। अब तक जो है मजमूई तौर पर 3,17,500 कोरोना के केसेज की तस्दीक हुई है, जिसमें से आजाद जम्मू कश्मीर से 2,980 केसेज सामने आए हैं। बलूचिस्तान से अब तक 15,480 केसेज, पाकिस्तान से 3,893, इस्लामाबाद से 17,122 केसेज, 38,219, पंजाब से 1,03,330 केसेज सामने आए। जबकि अगर देखा जाए सिंध से तो वहाँ से 1,39,571 केसेज की अब तक कंफर्मेशन हो चुकी है। अमवात की वजह से देखा जाए तो मुल्क भर में अब तक 6,552 अमवात मुल्क भर के रिकॉर्ड हो चुकी है। सिंध में जिनमें से बात में सिंध में सबसे ज्यादा अमवात जो है और सबसे ज्यादा जो अमवात सिंध में है 2,540 अब तक अमवात हो चुकी है। पंजाब से देखा जाए 2,240 अमवात हुई है। केपी के से देखा जाए तो 24 घंटे में कोई नई अमवात नहीं हुई और अब तक जो अमवात 1,080 अमवात हुई है। इस्लामाबाद से भी पिछले 24 घंटे में 1 अमवात होने के बाद 180 अब तक अमवात की मजमूई जो तादाद हो चुकी है। अफगानिस्तान से 140 है, आगे बल्तिस्तान से 89 है, जबकि जम्मू कश्मीर से 77 जो अमवात अब तक जो है मजमूई तौर पर हो चुकी है। और टेस्टों के बारे में देखा जाए तशखीसी टेस्ट में 35,95,260 मजमूई तौर पर अब तक जो है कोरोना के वो मुल्क भर में परफॉर्म किए जा चुके हैं, जिनमें से 7 से 35% मजमूई तौर पर मुल्क भर में ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर आज जो कोरोना की टेस्टिंग की गई है और वहाँ पर आज जो है सेंटर और आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं।
सज्जाद, ये भी बताइएगा कि तिब्बी माहिरीन का क्या कहना है कि कोरोना केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, इसकी रोकथाम के लिए क्यों नहीं कुछ किया जा रहा? आज भी एमसीओसी की मीटिंग के दौरान ये चीज सामने आई थी कि जब से तालीमी इदारे खुले उसके बाद से एसओपीज के ऊपर जो है अमलदारी जो है वो खत्म होती नजर आ रही है, मेंशन भी कर रहे हैं और एसओपीज के ऊपर बाकायदा जिसमें मास्क इस्तेमाल जो है नहीं किया जा रहा है। और प्राइवेट स्कूल जो है उनमें आज जो है उनकी क्लासें छोटी होने के बावजूद वहाँ पर एक एक कमरे में 3 क्लासें बिठाई जा रही हैं और वहाँ पर एसओपीज की मुकम्मल वायलेशन जारी है। तो एमसीओसी के मुताबिक ये वार्निंग दी गई थी कि मीटिंग स्कूल से और जहाँ पे केसेस मुसलसल सामने आ रहे थे, अब तक जो है इस्लामाबाद के 3 से शायद ऐसे तालीमी इदारे हैं जिन पर तक बंद किया जा चुका है और इस तरह मुल्क भर में जो है बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक काबिज ताकत को लाजमी तौर पर मकबूजा इलाके में हिफ्ज़ान सेहत और सेहत आमा के मयार के साथ खुराक और तिब्बी देखभाल की फराहमी यकीनी बना होना होता है, लेकिन भारत जानबूझकर कश्मीरियों को सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम रख रहा है। 5 अगस्त को जारी होने वाले ह्यूमन वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भारत की गैर जरूरी पाबंदियों की वजह से कोरोना ने खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि जेनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 55 और 56 के मुताबिक मकबूजा इलाके में काबिज ताकत को लाजमी तौर पर हिफ्ज़ान सेहत और सेहत आमा के मायार के साथ मकबूजा आबादी को खुराक और तिब्बी देखभाल की फराहमी को यकीनी बनाना होगा, लेकिन हिंदुस्तान ने कश्मीरियों को सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा हुआ है। भारत मुसलसल यूएनएस की इस बारे में करारदाद की सरेआम खिलाफ वर्जी कर रहा है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कराची में मुबैना टाउन पुलिस की कार्रवाई, गैंग वार का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम मंगोपीर और गुलबहार में दस्ती बम हमलों में मुलविस है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक गोलीमार गैंग वार जमील झांगा और आगाज गर्दी ग्रुप से है। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता, बताइएगा। अजी देखिए, कराची के इलाका मुबैया टाउन जहाँ पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंग वार के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम मंगोपी और गुलबहार में दस्ती बम हमलों में मुलविस है, जबकि पुलिस के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक गोलीमार गैंग वार जमील छांगा और आगा जिक्री ग्रुप से है। मुलजिम इससे कबल जो है मुराद नामी शख्स के कत्ल में जेल काट चुका है, जबकि मुलजिम पुराना गोलीमार में मंशात और आई के नेटवर्क का सरबराह था, जबकि गिरफ्तार मुलजिम का भाई सीटीडी के हाथों गिरफ्तार हो चुका है। मुलजिम से दस्ती बम और मोटरसाइकिल और असला बरामद कर लिया गया है। जी अतः ये भी बताएगा कि मुलजिम इससे कबल भी कत्ल के इल्जाम में जेल काट चुका है, तो क्या इससे पहले क्या कार्रवाई नहीं की गई और दोबारा मुलजिम को जब रिहाई मिली उसके बाद भी उसने बहुत सारे जो हैं वही सारे। अता ये बताइएगा कि मुलजिम के साथ इस ग्रुप में और जो बाकी लोग हैं क्या उनको भी गिरफ्तार किया गया है या सिर्फ ये मुलजिम ही है जिसको गिरफ्तार किया गया है? इसकी इफ्तिताई तफ्तीश में क्या बताया गया है? जी देखिए, बिल्कुल जो मुलजिम के दीगर जो साथी हैं उनके लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं, ताहम इस वक्त इस मुलजिम को जो है गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम जो है मुलजिम का ताल्लुक जो है गैंग वॉर से है और अभी सब मुलजिम के कब्जे से दस्ती बम, मोटरसाइकिल और असला बरामद किया गया है। बहुत शुक्रिया अता हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में लाइट हाउस के करीब इमारत में आग पर काबू पा लिया गया है। फायर हुकाम के मुताबिक आग रिहायशी इमारत में गोदाम में लगी थी। आग इमारत के टॉप फ्लोर पर लगी हुई थी। फायर हुकाम के मुताबिक आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आपको बताएंगे कि कराची में लगी हुई लाइट हाउस के करीब जो इमारत में आग थी उस पर काबू पा लिया गया है। फायर हुकाम के मुताबिक आग रिहायशी इमारत में गोदाम में लगी थी। मजीद जानेंगे शाहिद एजाज से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, कराची के इलाके जो है लाइट हाउस के करीब जो इमारत में आग लगी थी जिसमें फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां, इसके अलावा स्ट्रक्चर जो मसरूफ हुआ, तो जिसके बाद जो है आग जो है काफी बड़ा उठी, जिसके बाद लाइट हाउस के करीब जो इमारत में लगने वाली आग थी उस पर काबू पा लिया गया था। एक रिहायशी इमारत थी जिसमें गोदाम था, उसके बाद जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसके बाद आग जो है इमारत के टॉप फ्लोर पर लगी थी। इसके अलावा जो है आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं है। फायर ब्रिगेड के हमले में बिल्कुल पहुंच के जो है आग पर काबू पा लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे अता हुसैन।
जामिया कराची में तालिबात को हरासा करने का मामला। जामिया कराची की हुदूद में पेश आने वाले वाक़े पर अफसोस है। सिक्योरिटी एडवाइजर की जानिब से कहा गया कि वाक़े में मुलव्विस लड़कों की कल रात ही निशानदही कर ली गई थी। मुतासरा अफराद को उनकी शनाख्त करनी है। लड़के कम उम्र और जामिया के स्टाफ के बच्चे हैं। तमाम कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाएगी। वाक़े पर IBA जामिया कराची और रेंजर्स राबते में हैं। कराची में मज़ार कायद के करीब दो मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक हुआ, दूसरा जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरे जख्मी की हालत भी नाजुक है। आपको बताएंगे, कराची में मज़ार कायद के करीब दो मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक हुआ जबकि दूसरा जख्मी हुआ। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरे जख्मी की हालत भी नाजुक है। कराची में लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग से निजाम जिंदगी दरहम बरहम है। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी देखिए, बिल्कुल के इलेक्ट्रिक की हटदर्मी जो है वो बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग होगी वो गुलिस्तानी जौहर, मलीर, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, सरजानी, औरंगी टाउन में जो है 14 से 15 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग होगी, जबकि गुलबहार, लाइंजेरिया, जमशेद रोड और इसके अतराफ के दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी बिजली की आँख मचोली का सिलसिला जारी है। एक तो लोड शेडिंग से जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग से लोग वैसे ही परेशान है, ऊपर से के इलेक्ट्रिक का जो दूसरा अजाब है शहरियों के ऊपर वो है ओवर बिलिंग का। जब 12 से 14 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है तो उसके बावजूद भी जो है ओवर बिल जो है भारी भरकम बिल शहरियों के हाथों में थमा दी जाते हैं, जिससे मजीद शहरी जो है अजियत में मुब्तला हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक और मसला जो है शहरियों के लिए सामने आ रहा है। जब लाइट नहीं होती है तो पानी की किल्लत का भी शहरियों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब लाइट नहीं होती तो पानी की मोटर भी नहीं चलती है, जिससे शहरी मजीद परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची वालों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। हमें किस जुर्म की सजा मिल रही है? कारोबार तो कारोबार, घरेलू जिंदगी भी तबाह हो रही है। आखिर कौन इनको पूछेगा? तो गरीब तबके के लोग रहते हैं यहाँ पर और लोड शेडिंग से ये बहुत फर्क पड़ता है। बेचारे सुबह काम पे जाते हैं, रात में आते हैं, लाइटें नहीं होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि घर वाले परेशान रहते हैं, मोहल्ले वाले परेशान रहते हैं। सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि ख़राब हो जाती है। लोड शेडिंग कभी ओवरलोड आ जाता है, कभी आता ही नहीं है। दिन भर लाइटें होती ही नहीं है। ये बेचारे परेशान, आवाम परेशान। अब हमारे वज़ीर आज़म साहब को सोचना चाहिए यार कि इस चीज़ पर तवज्जो दी जाए। लोड शेडिंग ने तो रोज़ाना का एक तमाशा बनाया हुआ है। यहाँ पे इतनी लोड शेडिंग है कि क्या बताएं। सुबह ड्यूटी पे जाओ, रात को लाइट नहीं है, कभी फ्रिज उड़ गया, कभी जनरेटर उड़ गया, कभी क्या इस तरीके की बातें। बेटा परेशानी बहुत है। ये हमारे वज़ीर आज़म को बोलो कि ये कुछ अपने काम के लिए सही इस्तेमाल करें, यहाँ की लोड शेडिंग को ख़त्म करें। लोड शेडिंग दिन में होती है, 5-6 बार हो जाती है, 2-2 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। काम हम सब उसके जो ऊपर होता है वो काम बंद हो जाता है, तो रोजगार बिल्कुल नहीं होता हमारा। इनको चाहिए कि लोड शेडिंग कम करें। 1 घंटा लाइट देते हैं तो 2-2, 2.5 घंटा, 3-3 घंटा लाइट गए हुए। हमारा इलाका तो और बेकार है। मुशर्रफ कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ तो बहुत बुरा हाल है। कराची में हालिया बारिशों के बाद सड़कों की सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई। मलीर हॉल्ट के इलाके दरख्शां सोसाइटी की सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। मजीद जानेंगे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। आज देखें, इस वक्त मैं मलीर के दरख्शां सोसाइटी की एक सड़क पर मौजूद हूँ जो हालिया बारिशों के दौरान इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल में हो गई है और यहाँ से गुजरने वाले लोगों को शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। ये सड़क है, ये बारिशों में पानी से भर गई थी, जिसकी वजह से इसमें बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जबकि टूट फूट का शिकार होने की वजह से यहाँ से मोटरसाइकिल सवार, गाड़ियों में सफ़र करने वाले न सिर्फ वही बल्कि पैदल चलने वालों को भी शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी आबादी है और यहाँ से सुबह के वक्त और शाम के वक्त जो है लोगों की बड़ी तादाद यहाँ से गुजरती है और मेन शारा फैसल पर जाकर अपने अपने कामों पर जाते हैं, लेकिन यहाँ से गुजरते वक्त उनको शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। मट्टी धूल की वजह से उन्हें इससे भी मज़ीद तकलीफ़ होती है। शहरी जो है तकलीफ़ से गुजरते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से हालिया बारिशों के दौरान
جو ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں ان کو نہیں بنایا گیا، ان کی مرمت نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے انہیں شدید اذیت سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری طور پر دیگر علاقوں کی طرح اس علاقے کی سڑک کو بھی ٹھیک کرے تاکہ ان کی جو تکلیفیں ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو سکیں۔ جی بہت شکریہ اشرف، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ بنڈل آئی لینڈ کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ نہیں ہے، ہم اسے اٹھا کر اسلام آباد نہیں لے آئیں گے، یہ صوبے کا ہی حصہ رہے گا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ بنڈل آئی لینڈ راوی سٹی سے زیادہ بہتری سے ابھرے، ہم وہاں 2 نئے شہر آباد کرنا چاہتے ہیں۔ آلودگی کے مسائل کو مد نظر رکھ کر جامع ماسٹر پلان ہر شہر پر آباد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بنڈل آئی لینڈ کی تعمیر کے بعد ایک اندازے کے مطابق وہاں 40 سے 50 لاکھ سیاح آئیں گے، اس کا تمام ریونیو سندھ حکومت کو ہی جائے گا۔ اس پروجیکٹ سے 1.5 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی۔ عمران اسماعیل کا مزید کہنا تھا کہ یہ منصوبے پاکستان کی معیشت کو بڑھانے کے لیے شروع کیے جائیں گے، کسی کو اس منصوبے پر تحفظات نہیں ہونے چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کی ہدایت پر قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن مخدوم رشید نے 3 کروڑ روپے مالیت کی 88 کینال قیمتی سرکاری اراضی واگزار کرا لی۔ آپریشن کی قیادت AC صدر آفگین خان نے کی۔ ریونیو آفیسرز، پولیس اور سول ڈیفنس فورس بھی ان کے ہمراہ ہیوی مشینری کے ذریعے آہتوں کی صورت میں تعمیر کی گئی 4 دیواری گرا دی گئی، جبکہ کار سرکار میں مداخلت پر 4 افراد کے خلاف تھانہ بستی ملوک میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مزید جانیں گے احمد کاشف سے۔ جی احمد۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور عبدالرحمان، سجاد حسین، سلطان اور اللہ رکھر کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ طویل عرصے سے انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا زمین سرکاری کی، تقریباً 3 کروڑ روپے مالیت کی وہ جو ہے وہ زمین تھی 88 کنال کے قریب، جس پر ان لوگوں نے طویل عرصے سے قبضہ کر رکھا تھا۔ اب ڈپٹی کمشنر کی ہدایات پر اس کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے۔ ہیوی مشینری کے ذریعے جو احاطے ان لوگوں نے تعمیر کر رکھے تو 4 دیواریاں جو تھی ان کو گرا دیا گیا ہے۔ اس میں ریونیو آفیسرز، پولیس اور سول ڈیفنس فورس بھی ان کے ہمراہ تھی۔ آپریشن کی قیادت ہے وہ سٹی صدر آفگین خان نے کی ہے، اور ڈپٹی کمشنر کا کہنا یہی تھا کہ کسی بھی صورت جو سرکاری اراضی پر قابض لوگ ہیں ان کو نہیں بیٹھنے دیا جائے گا اور اس کو واگزاری کرواتے رہنے کے لیے ایسے آپریشن ہوتے رہیں گے۔ صحیح، بہت شکریہ احمد کاشف اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بہتر مستقبل کا خواب چکناچور، غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے 4 پاکستانی ترکی کے بارڈر پر حادثے کا شکار، 2 کی لاشوں کو واپس پاکستان لایا گیا جبکہ 2 کی تلاش جاری ہے۔ چاروں نوجوانوں کا تعلق پنجاب کے ضلع حافظ آباد سے ہے۔ چاروں نوجوان ایجنٹ کی غفلت کے باعث جاں بحق ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے محمد ایوب سے۔ جی محمد ایوب، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، حافظ آباد پٹی پٹیاں غیر قانونی طریقے سے یونان جانے والے 2 نوجوان جاں بحق نصیر اور عامر نواحی گاؤں ٹھٹھا رنگر کے رہائشی تھے۔ 4 نوجوان محنت مزدوری کرنے کے لیے یونان جا رہے تھے کہ ایران ترکی بارڈر کے قریب حادثے کا شکار ہو گئے۔ 2 نوجوانوں کی لاش مل گئی ہے جبکہ 2 کی تلاش جاری ہے۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ ہمارے بچے ایجنٹ کی غفلت سے جاں بحق ہوئے۔ جی بہت شکریہ محمد ایوب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے سابق MD ٹورزم ڈیولپمنٹ روشن علی کانسرو 8 افسران کے خلاف ریفرنس۔ سندھ ہائی کورٹ نے ملزمان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ سنا دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے تمام ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے۔ محمد اعظم، عبدالفتح، غلام مرتضی، شہنشاہ حسین اور الطاف حسین شامل ہیں۔ ملزمان نے قومی خزانے کو 4 کروڑ 85 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا ہے، ایسا کہنا ہے نیب کا۔ سابق MD ٹورزم ڈیولپمنٹ روشن علی کانسرو 8 افسران کے خلاف ریفرنس۔ سندھ ہائی کورٹ نے ملزمان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ سنا دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے تمام ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ محمد اعظم، عبدالفتح، غلام مرتضی، شہنشاہ حسین اور الطاف حسین شامل ہیں، جبکہ ملزمان نے قومی خزانے کو 4 کروڑ 85 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا ہے۔ مزید جانیں گے اشرف سلنگی سے۔ جی اشرف۔ جی بالکل، سندھ ہائی کورٹ میں کلچر اینڈ ٹورزم کے DG روشن علی شیخ کے حوالے سے ضمانت سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران روشن علی شیخ کے وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ ان پر لگائے گئے جو الزامات ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور
اس کی ضمانت میں توسیع کی جائے. عدالت نے سماعت ملتوی کرتے ہوئے اس کی ضمانت میں توسیع کر دی. جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً کروڑوں روپے کی جو ہے کرپشن کی گئی ہے کلچر اینڈ ٹورزم میں, جس کا الزام ہے. نیب میں ریفرنس بھی اس حوالے سے جو ہے چل رہا ہے, اور نیب ریفرنس میں 85 کروڑ سے زائد کرپشن کا الزام عائد کیا گیا ہے. جی بہت شکریہ اشرف سولنگی, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پرائیویٹ اسکولوں کی جانب سے لاک ڈاؤن چھٹیوں کی فیس کا مطالبہ خیبر پختونخوا کے والدین پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئے. پینڈیمک ریلیف ایکٹ کے فیصلے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی. فیسوں کے نام پر بچوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. والدین ایسوسی ایشن کے مطابق حکومت نے فیسوں میں صرف 10% ریلیف دی ہے. چیف جسٹس نے صوبائی حکومت اور محکمہ تعلیم کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. کوئی بھی اسکول فیسوں کی ڈیمانڈ کر کے بچوں کو ہراساں نہ کرے, ایسا کہنا ہے عدالت کا. مزید جانیں گے عدنان شاہد سے. جی عدنان. جی تو دیکھیں, پشاور ہائی کورٹ میں آج پرائیویٹ جو والدین تھے وہ عدالت پہنچے اور فیسوں کا معاملہ جو تھا وہ گزشتہ کئی روزوں سے زیر سماعت تھا. تاہم اب جو ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار احمد سیٹھ کی جانب سے ایک اچھی جو ہے خبر سامنے آ رہی ہے, اور والدین کے لیے کافی اچھی خبر ہے کہ انہوں نے جو پرائیویٹ اسکول مالکان ہیں ان کو فیسیں نہ ادا کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے. کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو پینڈنگ ریلیف ایکٹ کے فیصلے کے خلاف جو تھی وہ آج کیس کی سماعت کی گئی تھی. فیسوں کے نام پر بچوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. والدین جو ہے وہ کافی شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے, جس پر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے جو صوبائی حکومت کے جو 4 ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو باقاعدہ طور پر نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں, جن میں محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا حکومت, اسی طرح پی ڈی آر جو پبلک جو ڈیمانڈز ہیں وہ ان کو جو ہے نوٹسز جاری کر کے کیس کی سماعت جو ہے وہ 14 تاریخ تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے. دوبارہ سے کیس کی جو سماعت ہے وہ 14 تاریخ کی ہوگی. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے والدین کو یہ بھی کہا ہے کہ جب تک کیس کی سماعت جاری رہے گی اس وقت تک جو اسکول مالکان یا پرائیویٹ اسکول مالکان کو فیسیں ادا نہیں کی جائے گی. کیس آنے کے بعد جو فیصلہ آنے کے بعد ہی باقاعدہ طور پر اس پر لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کیا جائے گا. جی صحیح, بہت شکریہ عدنان شاہد اپڈیٹ کرنے کے لیے. پرائیویٹ ہائی اسکول کی جانب سے لاک ڈاؤن چھٹیوں کی فیس کا مطالبہ خیبر پختونخوا کے والدین پشاور ہائی کورٹ پر پہنچ گئے ہیں. آپ کو بتائیں فیسوں کے نام پر بچوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. والدین ایسوسی ایشن کی جانب سے صرف 10% ریلیف دی ہے. چیف جسٹس نے صوبائی حکومت اور محکمہ تعلیم کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. کوئی بھی اسکول فیسز کی ڈیمانڈ کر کے بچوں کو ہراساں نہ کرے, عدالت میں ایسا کہا گیا ہے. آپ کو بتائیں فیسز کے حوالے سے پرائیویٹ سکولز کی جانب سے لاک ڈاؤن چھٹیوں کی فیس کا مطالبہ خیبر پختونخوا کے والدین پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں. فیسز کے نام پر بچوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, جبکہ حکومت نے فیسز میں صرف 10% ریلیف دی ہے. چیف جسٹس نے صوبائی حکومت اور محکمہ تعلیم کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. لاہور کی اورنج لائن ٹرین کو 80 ماہ بعد مسافروں کے لیے کھول دیا جائے گا. اورنج لائن ٹریک پر ٹرینز کا ٹیسٹ رن شروع ہو چکا ہے. ٹرین کے اسٹیشنز پر بھی کام آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. اسی حوالے سے مزید جانیں گے زین نقوی سے. جی زین, بتائیے گا. جی بالکل, بالآخر لاہور شہر کا سفید ہاتھی کہلانے والا اورنج لائن ٹرین کا منصوبہ مکمل ہو گیا ہے. اسی ماہ اورنج لائن ٹرین کو جو ہے وہ مسافروں کے لیے کھول دیا جائے گا. باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے 28 اکتوبر کی تاریخ جو ہے وہ دی گئی ہے. 28 اکتوبر سے اورنج لائن ٹرین میں لاہور کے باسی سفر کریں گے. ہم نے دیکھا کہ اورنج لائن ٹرین کے لیے بہت سی نئی تاریخیں جو ہیں وہ دی گئی. ہر بار جو ہے کہا گیا کہ کچھ کام جو ہے وہ باقی ہے. بالآخر ان تاریخوں کا ختم کر کے اب وقت آ گیا ہے کہ اورنج لائن ٹرین کو جو ہے وہ عوام کے لیے کھول دیا جائے گا. 27 کلومیٹر کا یہ ٹریک ہے جس پہ
लाहौर के शहरी जो हैं वो सफ़र कर सकेंगे, जबकि इसका जो किराया है वो 40 रुपये मुकर्रर किया गया है। गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि बाकायदा तौर पर समरी भी पेश की गई थी वज़ीर आला पंजाब को, जिसमें कहा गया था कि ऑरेंज लाइन ट्रेन की जो किराया है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन किराया जो है वो 40 रुपये ही रखा गया। अब हम देख रहे हैं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन का जो ट्रैक है वहाँ पे बाकायदा तौर पे जो टेस्ट रन है वो शुरू हो चुका है। टेस्ट रन में जो है वो पूरे ट्रैक पे मुख्तलिफ ट्रेनें जो हैं वो सुबह से शाम चलती दिखाई देती हैं, जबकि दूसरी जानिब जो मुरम्मती काम है स्टेशंस का उनको भी जल्द मुकम्मल करने की हदायत वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार ने कर दी है, जबकि हम देख रहे हैं कि स्टेशंस को फॉल कर दिया गया है। स्टेशंस में जो लाइटिंग का प्रोसेस है उसको मुकम्मल कर लिया गया है। तो ऑरेंज लाइन ट्रेन 28 अक्टूबर से लाहौर के शहरी तवील इंतजार के बाद बिलाखिर इस ऑरेंज लाइन ट्रेन में सफर कर सकेंगे। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने एक बार फिर गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करना शुरू हो गई हैं। मजीद जानेंगे जुनैर नूर से। जी जुनैर। अजी बिल्कुल, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम का एक बार फिर जीना महाल कर दिया। अगर बात की जाए अशिया खुर्द नोश की, तो सब्जियों की जो कीमतें हैं वो भी आसमानों से बातें कर रही हैं। अगर सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक मटर की बात की जाए तो मटर यहाँ पर जो है 200 के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है, जबकि सरकारी रेट के मुताबिक 150 रुपये है। इसी तरह कद्दू की बात की जाए तो जो कद्दू है वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 50 रुपये है, जबकि यहाँ पर जो है 80 रुपये के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। अगर ये इसी तरह बात की जाए तो जो सब्जियों में इस्तेमाल होने वाले मसाला जात हैं वो भी यहाँ पर बहुत महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। बहुत महंगे जो शहरी हैं वो महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है। जो अदरक है वो है यहाँ पर 400 रुपये किलो, जबकि यहाँ पर ओपन मार्केट में जो 600 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी भाईजान, बताइएगा इतने ज्यादा रेट क्यों है? सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक बहुत ज्यादा। क्योंकि भाई ये सरकारी रेट पे हमें सौदा मिलता नहीं है। मंडी में सौदा महंगा है इसलिए हम महंगा बेचते हैं। ये मटर है मंडी में 220 रुपये किलो हैं, यहाँ हम 240 बेच रहे हैं। हुकूमत मंडी में जाती नहीं है, वहाँ कुछ देखते नहीं है, कुछ पूछते वाला नहीं है, इसलिए हमें सौदा महंगा मिलता, हम महंगा बेचना होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दुकानदार की भी बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमें मंडी से बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम महंगे दामों ही यहाँ पर सब्जी फरोख्त कर सकते हैं। और हुकूमत को चाहिए कि जो मंडी में जो रेट लिस्ट हैं उसको कंट्रोल करे, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ उसकी कीमतों को वहाँ पर कंट्रोल करे, ताकि यहाँ पर भी हम आवाम को रिलीफ दे सकें। बहुत शुक्रिया जुनैर नूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्म खलीलजाद ने मुलाकात करके खित्ते की सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक आर्मी चीफ और अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान के दरमियान मुलाकात जनरल हेडक्वार्टर GHQ में हुई। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के लिए नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक और कमांडर रेजुलेट सपोर्ट मिशन जनरल ऑस्टिन भी मौजूद थे। मुलाकात में पाक अफगान सरहदी इंतजामात और अफगान अमन में हालिया पेशरफ पर गौर किया गया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक दोनों अमरीकी हुकाम ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार की दुनिया मोतरफ। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्म खलीलजाद ने अफगान हुकूमत और तालिबान के माबैन दोहा में शुरू होने वाले मुज़ाकरात में आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के अहम किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन का शुरू से ही ख्वाहां रहा है। यही वजह है अफगान अमन अमल में भी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने अहम किरदार अदा किया, जिसका खुद अमेरिका कई बार एतराफ कर चुका। ज़ल्म खलीलजाद ने 14 सितंबर को इस्लामाबाद के दौरे के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दिगर सीनियर पाकिस्तानी ओहदेदारों से मुलाकात में भी अफगानिस्तान के अमन अमल को आगे बढ़ाने में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद ने रियासत हाय मुत्तहिदा की तरफ से 12 सितंबर को दोहा में अमन मुज़ाकरात के आगाज में मदद फराहम करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ के अहम किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का मानना है कि अमेरिका अपने इत्तेहादी और शराकतदार जो इस जंग के खात्मे की तवील जद्दोजहद में हमारे साथ खड़े हैं, उनको कभी फरामोश नहीं करेगा। उन्होंने खत्ते में अमन के लिए जारी इलाकाई और बैनुल अक़वामी ताउन की जरूरत पर भी जोर दिया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज कहती हैं, गद्दार कहने वाले सुन लें, नवाज शरीफ अवाम के दिलों में बसता है। नवाज शरीफ कैसा गद्दार था जो मुल्क को रोशनियां दे गया? कैसा गद्दार था जिसने भारत के 5 धमाकों के जवाब में 6 धमाके किए, कौम को GF थंडर दिया? नवाज शरीफ को हिरासत के दौरान 2 बार हार्ट अटैक हुआ। नवाज शरीफ ने सारे वार पहले अपने सीने पर सहे।
जब कुर्बानी देने का वक्त आएगा तो आप मरियम नवाज शरीफ को सबसे पहले सफ में खड़ा देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ ने कोई तहैया किया तो अल्लाह ताला ने उसकी मदद की, अल्लाह ताला ने अपनी नुसरत उतारी और नवाज शरीफ को फतह याब किया। तो इंशाअल्लाह ताला आज आपका जज्बा देख के मुझे ये यकीन हो गया है कि ये तहरीक अल्लाह के फजलो करम से कामयाब हो चुकी है। नवाज शरीफ ने सारे वार पहले अपने सीने पे सहे। नवाज शरीफ ने 70 साल की उम्र में नवाज शरीफ ने इस बीमारी के हाल में एक दफा नवाज शरीफ को अडयाला जेल में हार्ट अटैक हुआ और एक दफा नैब की कस्टडी में हुआ। वो सब नवाज शरीफ ने पहले अपने ऊपर सहा और उसके बाद उसने कारकुनों को आवाज दी। और आज भी उन्होंने जब आवाज दी है तो उन्होंने ये नहीं किया कि वो लंदन में बैठे, उन्होंने अपनी बेटी को, अपनी निहत्ती बेटी को कारकुनों की सफ में पहले खड़ा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब आमिर खान का कहना है कि तरक्की पजीर ममालिक के चोरी शुदा असासों की वापसी के लिए मजबूत मैकेनिज्म होना चाहिए। नाजायज माली इआनतकारों को सजा देने की जरूरत है। नायब मुस्तकिल मंदूब का मजीद कहना था कि कम कारपोरेट टैक्स के साथ एक मुनसिफाना और मसावी टैक्स निजाम जरूरी है। गैर कानूनी माली बहाव की निगरानी के लिए तरक्की पजीर ममालिक पर दबाव नहीं होना चाहिए। अमरीका दुश्मनी से बाज न आया, ईरान पर फिर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीका ने ईरान के 18 बैंकों पर पाबंदियां आयद की हैं। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमरीका ने ईरान के 18 बैंकों पर पाबंदियां आयद की हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी महकमा खजाना के जरिए ऐलान करदा नए इक़दामात में 18 बड़े ईरानी बैंकों को निशाना बनाया गया जो पहले अमरीकी पाबंदियों के ताबे नहीं थे। ये इक़दाम बड़े पैमाने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत शुदा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत किए गए। अमरीकी सेक्रेटरी खजाना स्टीवन ने एक बयान में कहा कि हमारी पाबंदियों के प्रोग्राम इस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक कि ईरान दहशतगर्दी की सरगर्मियों की हिमायत बंद नहीं करता और अपने जौहरी प्रोग्रामों को खत्म नहीं करता। ईरानी अवाम की हिमायत के लिए इंसानी हमदर्दी के लेन देन की इजाजत देते रहेंगे। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सियासी हरीफ और सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन के साथ वर्चुअल इंतखाबी मुबाहिसे से इनकार कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ने कहा कि मैं एक वर्चुअल बहस पर अपना वक्त जाया करने वाला नहीं हूं। नए फॉर्मेट के ऐलान के बाद एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वर्चुअल बहस कोई बहस नहीं होती, आप एक कंप्यूटर के पीछे बैठकर मुबाहिसा करते हैं। ये मुस्तहका खेज बात है और वो जब चाहें आपकी लाइन काट दें। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि वो अपने हामियों के साथ इंतखाबी जलसों के इनेकाद के ख्वाहिशमंद हैं। दूसरी जानिब सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने सहाफियों को बताया कि वो मुबाहिसा कमीशन की सिफारिशात पर अमल करेंगे। वो नहीं जानते कि अगर ट्रंप ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया तो वो क्या इक़दाम करेंगे, क्योंकि वो हर सेकंड में अपना ख्याल बदलते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन के माबैन 15 अक्टूबर को दूसरा सियासी मुबाहिसा शेड्यूल है। सेंट्रल पंजाब ने नेशनल T20 कप सेकंड 11 टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। आखिरी लीग मैच में सेंट्रल पंजाब ने नॉर्दर्न को 7 विकेट से शिकस्त दी। रिपोर्ट करेंगे वकार हुसैन। 1 अक्टूबर से कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी नेशनल T20 कप सेकंड 11 टूर्नामेंट सेंट्रल पंजाब ने जीत लिया। सेंट्रल पंजाब ने 5 मैचों में से 4 में कामयाबी हासिल करके इवेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा और सदर्न पंजाब 3 मैच जीतकर दूसरे और तीसरे नंबर पर रही। खेले गए आखिरी लीग मैच में सेंट्रल पंजाब ने नॉर्दर्न को 7 विकेटों से मात दी। नॉर्दर्न ने पहले खेलते हुए 133 रन बनाए। सेंट्रल पंजाब ने मतलूबा हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। जुनैद अली ने 66 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। हेड कोच अकरम रजा और कप्तान सेंट्रल पंजाब नुमान अनवर ने कहा कि कोरोना वायरस के सख्त प्रोटोकॉल्स में क्रिकेट के मेयारी मुकाबलों में शिरकत एक खुश आइन तजर्बा रहा। बलूचिस्तान के 17 साल बैट्समैन अब्दुल वाहिद ने सबसे ज्यादा 235 रन जबकि सेंट्रल पंजाब के कामरान अफजल ने 8 विकेटें हासिल की। कैमरामैन मोहम्मद आमिन के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।